गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर एक सुनसान रास्ता और भयानक जंगल में एक विशाल बावड़ी का पानी लेकर आना, और उस सन्नाटे भरे खराब रास्ते में कोई भयानक चीज जैसे हमारा रोज इंतजार कर रही हो। और एक दिन फिर हमारे साथ जो हुआ, ये घटना है सोलापुर के एक छोटे से गांव की, जहां गांव के लोगों को पीने का पानी लाने के लिए गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर घने जंगल में एक बड़ी सी बावड़ी पर जाना पड़ता था। और वो बावड़ी गांव से दूर होने के साथ साथ घने जंगल में स्थित थी। बावड़ी बहुत ही विशाल और जंगल में होने के कारण उसका पानी बहुत ही ठंडा हुआ करता था। अक्सर लोगों को यह परेशानी गर्मियों के दिनों में आती थी और पानी लाने के लिए उस भयानक जंगल में जाना पड़ता था। उस बावड़ी की तरफ जाने वाला रास्ता भी सन्नाटे से भरा हुआ था और घोर जंगल भी था। मेरा नाम मनीषा है और मेरी सहेली पूनम। वैसे तो मैं पूनम से 2 साल छोटी थी और पूनम की उम्र 21 साल हो चुकी थी। पूनम दिखने में बहुत ही सुंदर थी। काले घने बाल, नीली आंखें, दिखने में अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी खूबसूरती को देख कोई भी मोहित हो जाए। लेकिन जब से गांव के पास वाली बावड़ी का पानी सूख गया था, तब से हम जंगल के बावड़ी से पीने का पानी लाने जाया करते थे। हम अक्सर सुबह 10 बजे जाते और दोपहर 1 या 1:30 बजे घर वापस लौट आते, क्योंकि उस जंगल में बड़े बड़े आम के पेड़ थे। मैं और पूनम और मेरे गांव की सहेलियां पेड़ के नीचे गिरे हुए आम उठाकर हम घर ले आते, और कभी कभी तो हम अपनी बैलगाड़ी लेकर जाया करते थे और बैलों को पानी पिलाकर घर वापस आ जाते। लेकिन उस दिन मैं और पूनम उस जंगल के रास्ते से बावड़ी की तरफ जाने लगे। तभी पूनम ने कहा, वैशाली, मैं आज कैसे लग रही हूँ? वैसे तो आज पूनम ने काले रंग का ड्रेस पहना हुआ था और उसके गोरे रंग की वजह से वो काले रंग के ड्रेस पर बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसे देख मेरे भी मन में अब जलन सी हो रही थी। तभी मैंने कहा, पूनम तो आज बहुत ही सुंदर दिख रही है। क्या बात है, कोई मिलने आ रहा है क्या इस भयानक जंगल में? मैंने पूनम का मजाक उड़ाते हुए कहा। तभी पूनम ने कहा, हाँ, आने वाला है, तुझे क्या? पूनम की ये बात सुनकर मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, वैसे कौन है वो लड़का? तूने तो पहले कभी मुझे बताया नहीं। लेकिन इस बात का पूनम ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे की ओर जा रही थी। अब बावड़ी भी थोड़ी ही दूरी पर थी। तभी अचानक अजीब सी आवाज मेरे कानों में आई। दोपहर के 12 बजे होंगे। ऐसे में वह आवाज सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। वह आवाज सुनकर मुझे ऐसे लगा कि किसी ने सीटी मारी हो। 2 या 3 बार सीटी का आवाज आने के बाद तभी अचानक से 2 पत्थर हमारे सामने आके गिर गए, जैसे कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मैंने ज्यादा उधर ध्यान न देते हुए आगे की ओर चलती रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो रहा है। लेकिन पुनः सब देखते हुए भी उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था न कोई चिंता। वो मुस्कुराते हुए गाने गुनगुनाते चले जा रही थी। हम जैसे तैसे बावड़ी के पास पहुंच गए। तभी पूनम ने कहा, मनीषा, तुम्हारा मटका इस बावड़ी के पास रखो और चलो उस आम के पेड़ के पास चलते हैं। और फिर मैंने अपना मटका उस बावड़ी के पास रख दिया और पूनम के पीछे जाने लगी। हम जैसे आम के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा तो एक आम भी जमीन पर गिरा हुआ नहीं था। तभी मैंने पूनम से कहा, पूनम, आज तो एक भी आम नहीं गिरा है। शायद हमसे पहले कोई आया होगा और सब आम लेकर चला गया होगा। मैंने सब आम के पेड़ के नीचे जाकर देखा तो एक भी आम नहीं मिला। ये सब पहली बार हो रहा था, क्योंकि इतने बड़े जंगल में एक भी आम जमीन पर गिरा हुआ नहीं था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी मैंने कहा, पूनम, चलो पानी लेकर घर चलते हैं। और फिर हम बावड़ी की तरफ जाने वाले ही थे कि अचानक से आम गिरने लगे। इतने सारे आम गिरते देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ना कोई हवा न कोई तूफान। इतने आम गिरने लगे कि 10-20 टोकरियां भर जाती। कुछ देर पहले एक भी आम नहीं था और अब पेड़ के चारों ओर आम ही आम हो गए थे। तभी मैंने पूनम से कहा, पूनम, चलो यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी पूनम ने जवाब देते हुए कहा, मनीषा, तुम भी ना कब से आम आम कर रही थी, अब इतने आम गिरे हैं तो तू घर जाने की बात कर रही है। तभी मैंने कहा, मैं तो जा रही हूँ, तुझे आना हो तो आ, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। इतना कहने के बाद मैं बावड़ी की तरफ जाने लगी। तभी मुझे जाते देख पूनम भी मेरे पीछे पीछे आने लगी और हम दोनों बावड़ी से पानी भरकर घर की तरफ जाने लगे। पूरे रास्ते में आज जो कुछ हुआ था उसी के बारे में सोचते सोचते घर कब पहुँचे पता भी नहीं चला। अगले दिन फिर पूनम तैयार होकर हमारे घर आ गई और कहने लगी, मनीषा, चलो पानी लाने चलते। तभी मैंने कहा, नहीं, आज मेरा मन नहीं कर रहा है।
वैसे भी मेरे घर में पानी भरा हुआ है। तभी पूनम ने कहा, ठीक है तो फिर आज तुम्हारी बैलगाड़ी लेकर चलते हैं और बैलों को भी पानी पिला के लाते हैं और वैशाली और सुमन को भी साथ लेके चलते हैं। यह सब सुनने के बाद मैं भी तैयार हो गई और मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर मैं और पूनम और मेरे दो सहेलियां हम चारों उस जंगल की तरफ जाने लगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पूनम जंगल में जाने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रही है और क्यों इतने सज-धज के जंगल में आती है। हम जैसे उस रास्ते से जा रहे थे, मुझे कल की बातें याद आ रही थी। वो सोचकर मेरा दिल आज भी जोरों से धड़कने लगा। लेकिन आज हमारे साथ वैशाली और सुमन भी थी। उस रास्ते से जंगल में मजे लेते हुए जा रहे थे और बावड़ी के पास पहुंचने वाले थे। तभी अचानक से बैलगाड़ी रुक गई और बैलगाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता पीछे की ओर ले जाने लगे और बैल भी अजीब सी हरकतें करने लगे। मैं बैलगाड़ी को आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बैलगाड़ी आगे की ओर नहीं जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बैल आगे की ओर बढ़ क्यों नहीं रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रास्ते में खड़ा हो। यह वही जगह थी कल मुझे अजीब सी आवाज और झाड़ियों से पत्थर फेंका था और जैसे मैं जोर से चिल्लाते हुए गाड़ी को आगे की ओर ले गई और फिर अचानक बैलगाड़ी आगे की ओर जाने लगी। जैसे तैसे हम बावड़ी के पास पहुंच गए और बैलों को पानी पिलाकर पेड़ से बांध दिए और हम सब आम और जामुन लाने गए। जैसे हम उस पेड़ के पास गए, देखा तो आज आम पहले से ही जमीन पर गिरे हुए थे। इतने जमीन पर गिरे हुए आम देखकर आम उठाने लगे और टोकरी में डालने लगे। हम सब आम ही उठा रहे थे कि मैंने देखा पूनम हमारे साथ नहीं थी। मैं यहाँ वहाँ देखने लगी, लेकिन पूनम कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब मुझे डर लगने लगा था कि आखिर पूनम गई तो गई कहाँ। मैं उसे देखने के लिए थोड़ी आगे चली गई तो मैंने देखा एक विशाल पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। उसके कपड़े धुंधले धुंधले से दिख रहे थे। मैं जैसे ही देखने आगे बढ़ी तो मैंने देखा पूनम किसी से बात कर रही थी, लेकिन दूसरा कोई दिख नहीं रहा था। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पूनम इस भयानक जंगल में, वह भी अकेले उस विशाल पेड़ के पीछे किसी से बात कर रही है। तभी मैंने जोर से आवाज दिया और बोली, पूनम क्या कर रही हो, चलो आप घर चलते। तभी पूनम ने कहा, तुम कुएं के पास चलो, मैं आ रही हूँ। पूनम की ये बात सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। फिर मैंने वैशाली और सुमन को बुलाया और बावड़ी के पास चले गए और पूनम का इंतजार करने लगे। शाम के 6 बजने वाले थे। तभी थोड़ी देर के बाद पूनम एक बहुत ही सुंदर लंबे चौड़े कद के लड़के के साथ हमारे ओर आ रही थी। पूनम के साथ लड़के को ऐसे आते हुए देखकर मेरे तो होश उड़ गए। अब मैं यही सोच रही थी कि ये लड़का कहाँ से आया होगा। इतने भयानक जंगल में ना कोई गांव था ना कोई घर। जैसे ही पूनम और वो लड़का हमारे पास आने लगे तो अचानक से बैल अजीब से हरकतें करने लगे। बैल जोर जोर से पेड़ से बांधे हुए रस्सी को खींचने लगे और भागने की कोशिश करने लगे। मैंने जैसे तैसे दोनों बैलों को गाड़ी से बांध लिया और हम तीनों गाड़ी में बैठ गए और पूनम उसी लड़के के साथ बैलगाड़ी के पास खड़ी थी। तभी पूनम ने कहा, ये मेरा दोस्त किशन है। और जैसे ही मैंने उस लड़के की ओर देखा तो वो लड़का इधर उधर नजरें घुमाने लगा और मेरी तरफ नजरें मिलाकर देख नहीं रहा था। तभी मैंने किशन से कहा, तुम्हारा घर कहाँ है और कहाँ रहते हो? तभी उसने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं यही इसी जंगल में रहता हूँ। किशन जैसे बोले जा रहा था उसकी नजर कावरी बावरी इधर उधर घूमे जा रही थी। वह नजर मिला के बात ही नहीं कर रहा था। अचानक से दोनों बैलों को क्या हुआ था वो भी रुकने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने पूरी ताकत लगाकर बैलगाड़ी को रोकी हुई थी। तभी मैंने पूनम से कहा, चलो पूनम गाड़ी में बैठो, घर चलते। तभी किशन गाड़ी के पास आया और बैल के पीठ पर हाथ रखा। किशन ने हाथ रखते ही बैल घबराते हुए इतनी तेजी से भागने लगे जैसे कोई सड़क से कार भाग रही हो। पूनम वही किशन के साथ खड़ी थी और बैलगाड़ी तेजी से भागने लगी। मैं पूरी ताकत लगाकर बैलगाड़ी रोकने की कोशिश कर रही थी। यहाँ सुमन और वैशाली भी डर के मारे बैलगाड़ी को कस के पकड़कर बैठी हुई थी, लेकिन बैल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने अंधेरे में बैलगाड़ी भागते भागते घर पहुंच गई। तभी वैशाली और सुमन बैलगाड़ी से उतरकर अपने घर चली गई और पूनम अभी भी उस जंगल में ही थी। मुझे पूनम की चिंता हो रही थी कि वो कैसे घर आएगी। तभी मैंने सोचा कि पूनम के घर जाकर उसके माता पिता को बताओ
कि पूनम उस जंगल में ही है। तब रात के 8 बज चुके थे। मैं जैसे ही पूनम के घर गई और दरवाजा खटखटाया और जैसे ही अंदर से दरवाजा खोला तो देखा पूनम मेरे सामने थी। उसे ऐसे देख मेरा शरीर कांपने लगा और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर कैसे हो सकता है? जंगल से भला इतनी जल्दी पूनम कैसे घर आ सकती है? जंगल से पैदल आने में ही 1-1.5 घंटा लगता था, लेकिन पूनम कुछ बोल पाती उससे पहले मैं अपने घर निकल गई और खाना खाकर अपने रूम में सोने चली गई। रात की 12 बजे होंगी तभी मेरे कानों में दरवाजे की खटखटाने की आवाज आई। अचानक से मेरी नींद उड़ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात में कौन दरवाजा खटखटा रहा है। तभी मैंने उठकर मेरे रूम के बाहर जाकर दरवाजा खोला तो देखा पूनम के माता पिता दरवाजे के सामने खड़े थे। तभी मैंने उनसे पूछा, चाची इतने रात में आए हो, क्या बात है? तभी पूनम की माँ ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे घर पूनम है क्या? तभी मैंने पूनम की माँ से कहा, मैं तो तुम्हारे घर 8 बजे आई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा पूनम ने ही तो खोला था। तभी पूनम की माँ बोली, वो तो सुबह से तुम्हारे साथ ही है ना? वो सुबह से घर नहीं लौटी है। मुझे लगा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर होगी, इसलिए हम उसे देखने तुम्हारे घर आ गए। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं पूनम के घर गई थी और मैंने जिसे देखा था वो कौन थी? आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था? अब मुझे बहुत ही डर लगने लगा था, क्योंकि पूनम अभी भी उस भयानक जंगल में ही थी। और मैंने कहा पूनम शायद उस लड़के के साथ उसके घर गई होगी। तभी पूनम की माँ बोली, कौन सा लड़का? मैंने जवाब देते हुए कहा, पूनम का दोस्त है और उसका नाम किशन है और वह बावड़ी के पास उसी जंगल में रहता है। पूनम शायद उसके घर चली गई हो। इतना कहने के बाद पूनम के माता पिता पसीने से तरबतर हो गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें ऐसे डरे हुए देख मैंने पूनम की माँ से पूछा, चाची क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों घबराए हो? तभी पूनम के माँ ने जवाब देते हुए कहा, किशन नाम का लड़का तो 10 साल पहले ही मर चुका है और उस बावड़ी के पास ना कोई घर है न कोई रहता है। और पूनम की माँ ने बात को जारी रखते हुए कहा, 10 साल पहले की बात है जब उस बावड़ी के पास एक बड़ा सा गांव हुआ करता था और किशन उसी गांव के सरपंच का बेटा था। दिखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन वो बहुत ही बिगड़ा हुआ था। दरअसल उस बावड़ी पर नहाने गांव की औरतें और लड़कियां जाती तो किशन आम के पेड़ पर चढ़कर उन्हें चुपके से देखा करता था। उसकी ये हरकतें गांव वालों ने उसके पिताजी सरपंच को बताई। तभी सरपंच ने उसे पूरे गांव के सामने सजा देने का फैसला किया। यह सब सुनने के बाद किशन ने शर्म के मारे उसी रात आम के पेड़ पर गले में रस्सी बांधकर अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा उस बावड़ी के आसपास पेड़ों पर रहती है और उसे जो पसंद आता है उसे अपने जाल में फंसाता है। वो इतना भयानक है कि वह कुंवारी लड़कियों को अपने वश में कर लेता है। ये सब सुनने के बाद मैं सब समझ चुकी थी कि मेरे साथ जो भी हुआ था वह सब किशन की आत्मा ही कर रही थी। तभी पूनम के पिताजी बोले, चलो हमें बावड़ी के पास जाना होगा, नहीं तो वह आत्मा मेरी बेटी को मार डालेगा। और पूनम के पिताजी ने गांव के पंडित को बुलाया और गांव के लोगों के साथ उस जंगल की ओर चले गए। जैसे सब गांव वाले उस बावड़ी के पास पहुंच गए, सब लोग पूनम को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, लेकिन पूनम कहीं दिख नहीं रही थी। तभी मैंने कहा, उस पेड़ के पास चलो। पूनम उस दिन उस पेड़ के पास किसी से बात कर रही थी। तभी सब गांव वाले उस पेड़ की ओर जाने लगे। मैं और पूनम के माता पिता आगे बढ़ रहे थे। जैसे हम उस पेड़ के पास गए तो देखा पूनम उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके बाल खुले थे और बालों से चेहरा ढका हुआ था और अकेली ही कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। पूनम की माँ ने जैसे पूनम को देखा तो वह उसकी तरफ जाने लगी। तभी पंडित चिल्लाते हुए बोला, रुक जाओ, उसके पास कोई नहीं जाएगा, सब लोग यही खड़े रहो। यह सुनने के बाद पूनम की माँ एकदम से रुक गई। तभी पंडित पूनम के पास गया और मंत्र पड़ा हुआ पानी उस पर छिड़का। तभी पूनम इतनी जोर से चिल्लाई कि हमारे कान सुन हो गए। ऐसे भयानक चिल्लाहट सुनकर अब गांव वाले भी थर थर कांपने लगे और पसीने से तरबतर हो गए। तभी अचानक से हवा भी जोरों से चलने लगी और हवा इतनी तेज थी कि हमें खड़े रहने में मुश्किल हो रही थी। तभी पूनम के बाल उसके चेहरे से उड़ने लगे। तभी देखा तो उसका चेहरा इतना भयानक था कि हमारे होश उड़ गए।
क्योंकि उसके शरीर में किशन की आत्मा थी। पूनम की आंखें लाल हो चुकी थी और उसका पूरा शरीर रुई की तरह सफेद हो गया था। इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद मैं बेहोश होने की स्थिति में आ गई। तभी पंडित ने फिर से पानी छिड़का। तभी पूनम चिल्लाते हुए वहां से भागने लगी। उसे भागते देख सब गांव वाले उसके पीछे भागने लगे और पूनम को जैसे तैसे पकड़ लिया। लेकिन पूनम को इतनी ताकत थी कि 8 आदमियों को मान नहीं रही थी। और फिर पंडित ने फिर से पानी छिड़कने के बाद पूनम कमजोर हो गई और पूनम को गांव वालों ने एक रस्सी से बांध दिया। तभी पूनम भयानक आवाज में बोलने लगी, छोड़ दे मुझे, नहीं तो मैं एक एक को मार डालूंगा। ये सब सुनने के बाद गांव वाले भी पसीने से तरबतर हो गए। तभी पंडित ने पूछा, कौन है तू और क्यों सबको परेशान करता है? छोड़ दे इस लड़की का शरीर। तभी पूनम भयानक आवाज में बोली, मैं किशन हूँ और ये मेरा इलाका है, यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा, ना पूनम का शरीर छोड़ूंगा। और फिर किशन अपनी ताकत लगाकर रस्सी तोड़ने की कोशिश करने लगा। ये सब देखकर गांव वाले डर के मारे पीछे जाने लगे। तभी पंडित ने रुद्राक्ष की माला निकाली और मंत्र पढ़ने लगे। ये देखकर किशन चिल्लाते हुए बोलने लगा, छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से हमेशा के लिए। और फिर पंडित ने ज्यादा देर न लगाते हुए वो रुद्राक्ष की माला पूनम के गले में डाल दी। और जैसे ही माला डाली, पूनम जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। अब हवा भी चलनी बंद हो गई थी। अब सब कुछ शांत हो चुका था, क्योंकि किशन ने पूनम का शरीर और वो इलाका हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। और फिर सब गांव वाले ने पूनम को उठाकर अपने गांव ले गए। लगभग 1 हफ्ते के बाद पूनम पहले जैसे रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।